तो आज हम सब लोग क्लास 12th का चैप्टर नंबर जो 7 है, विजयनगर एम्पायर का, उसके बारे में पढ़ रहे थे। और कल मैंने आपको जो भी चीज़ें बताई थी विजयनगर साम्राज्य के बारे में, वो सारी डिस्कवरी ऑफ हम्पी, रायकाज, नायक, सुल्तान के विषय में। आज जो हम बात करेंगे, आज पहला जो पॉइंट है वो है किंग्स और ट्रेडर्स का, यानी कि राजा और व्यापारी, इन सब लोगों के बारे में बात करेंगे। हम सभी जानते हैं, जैसा कि जानते हैं कि जब भी युद्ध का कोई समय होता था, तो उस युद्ध के समय में ये डिपेंड करता था कैवेलरी के ऊपर। कैवेलरी मीन्स जो सेना होती थी, उसके ऊपर पैदल सेना जो होती थी, उसके ऊपर डिपेंड करता था। और अरब से घोड़े मंगाए जाते थे, इंपोर्ट किए जाते थे। सेंट्रल एशिया उस समय बहुत ही इम्पोर्टेंट राइवल किंगडम्स थे इन सभी के लिए। साथ ही साथ ये जो ट्रेड था, ये ट्रेड इनिशियली अगर देखा जाए तो अरब ट्रेडर्स के ऊपर ज़्यादा विकसित था। अरब के जो लोग थे वो इस व्यापार को ज़्यादा बढ़ाना चाहते थे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ लोकल कम्युनिटीज थी, मर्चेंट्स की, व्यापारियों की, जो इस तरीके के काम किया करती थी। उन अगर हम लोकल कम्युनिटीज के बारे में बात करें तो उनमें एक कम्युनिटी थी जिसका नाम था कुदाइरल चेट्टीज। कुदाइरल चेट्टीज ये थे, ये वो लोग थे जो व्यापार किया करते थे। और इस व्यापार के माध्यम से या तो इन्हें व्यापारी कह लो या फिर हम घोड़ों के व्यापारी भी कह सकते हैं, जो घोड़े लाया करते थे अरब से और यहाँ पर भारत में दिया करते थे राजाओं को और दूसरे लोगों को, चाहे वो जो भी उन्हें खरीदना चाहता हो, ऐसे लोगों को दिया करते थे। और वो ये पार्टिसिपेट किया करते थे इन सभी एक्सचेंजेस में। ये जो बदलाव थे, ये जो जो भी स्थितियां थी, उन सभी के लिए ये कार्य किया करते थे। हम बात करें तो 1498 से, यानी 1498 से 1498 एक डेट है। इस डेट से वो ये बताते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने इस पूरे सीन में, इस पूरे प्रकरण में हिस्सा लेना शुरू कर दिया और आना शुरू कर दिया। इनमें कौन कौन लोग थे? सबसे पहले हम बात करेंगे पोर्तुगीज, ये भी थे। पुर्तगाली हम इनको बोलते हैं हिंदी में, पुर्तगीज लोग। ठीक है, वो अराइव्ड ऑन द वेस्ट कोस्ट, जो कि वेस्ट कोस्ट से जिन्होंने प्रवेश किया, हमारा जो वेस्ट का है इलाका, वो इस तरीके से ये है। और इधर से प्रवेश करना शुरू किया, तो इधर के जो ये एरिया है, इस एरिया से उन्होंने धीरे धीरे आना शुरू किया और भारत में उन्होंने प्रवेश किया सब कॉन्टिनेंट के अंदर, इस पूरे सब कॉन्टिनेंट के अंदर। और उन्होंने अपना ट्रेडिंग और जो मिलिट्री स्टेशंस थे वो इन्हीं सब कॉन्टिनेंट के आसपास उन्होंने स्थापित किए, भारत के पश्चिमी तट के आसपास के क्षेत्रों में। साथ ही साथ वो ये कहता है कि जितने भी सुपीरियर मिलिट्री जो टेक्नोलॉजी थी उसकी बात की जाए, या फिर स्पेशली ये बात की जाए कि जो भी मेन प्लेयर्स थे इस पूरे पॉलिटिक्स के अंदर, इस पूरे पीरियड में पॉलिटिक्स के अंदर, वो इसी प्रकार के लोग हुआ करते थे, जैसे कि पोर्तुगीज और यहाँ के राजा लोग। इनफैक्ट अगर वास्तव में विजयनगर जो एम्पायर है वो इस चीज को नोट करता था, इस चीज पर हमेशा ध्यान रखता था कि ऐसे क्या मार्केट में किस चीज की डीलिंग की जाए, किन चीजों को बढ़ावा दिया जाए, किन चीजों से आगे काम चलाया जाए, उन्हें आगे बढ़ाया जाए। तो खासतौर से उन्होंने कुछ खास चीजों पर ध्यान दिया। सबसे पहले भारत के अंदर मसाले बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, स्पाइसेस बहुत ज्यादा होते हैं, मसाले, और उन मसालों के ऊपर उन्होंने ध्यान देना शुरू किया। मसाले हमारे भारत के अंदर जितने भी होते हैं ना, वो मसाले दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। हमारे यहाँ की खुशबू, हमारे यहाँ का जो जायका है, वो एकदम अलग ही प्रकार का है और उसके लिए वो प्रसिद्ध माने जाते हैं। हमारे पूर्वी एशिया के जो मसाले हैं, चाहे वो जावा हो, इंडोनेशिया हो, सुमात्रा हो, या बर्मा या थाईलैंड इधर साइड के जो देश हैं पूर्वी एशिया के, इन देशों में जो भी मसाला पाया जाता है बहुत अच्छे प्रकार का होता है। साथ ही भारत भी उसमें शामिल है। भारत में केरल साइड में और दूसरी कर्नाटक की तरफ गरम मसाले काफ़ी अच्छी मात्रा में पैदा किए जाते हैं और बहुत अच्छे होते हैं। उनकी
अलग से ये खुशबू आती है, पहचान होती है उनकी अलग से। तो इसी वजह से ये काम उन्होंने शुरू किया। साथ ही साथ उन्होंने दो काम और भी शुरू किए। एक काम शुरू किया उन्होंने टेक्सटाइल का काम, और दूसरा काम एक और उन्होंने शुरू किया वो था प्रीसियस मेटल्स का काम। ये तीन काम उन्होंने शुरू किया। टेक्सटाइल को समझते हैं आप लोग, कपड़ों से संबंधित उद्योग जो होता है, कपड़ा उद्योग। प्रीसियस मेटल्स यानी महंगे जो मेटल होते हैं, सोना चांदी वगैरह, इन सब चीज़ों का काम शुरू किया गया। तो ये कार्य उन्होंने शुरू किए, तीन चीज़ों में हाथ आजमाए। जो ट्रेड था उस समय वो एक बहुत ही अच्छे सिंबल के रूप में रिप्रेजेंट करता था उस समय। शहरों से व्यापार होता था, बड़े बड़े शहरों में व्यापार होता था, ले जाते थे चीज़ों को। और ज़्यादातर पॉपुलेशन का हिस्सा था वो वेल्दी पॉपुलेशन थी उस समय, अच्छी जारी आती थी, सबके पास डिमांड थी, हाई वैल्यूज एक्सोटिक गुड्स की। वो चाहते थे कि वो अच्छा सामान उनको मिले, स्पेशली प्रीशियस स्टोन्स और ज्वेलरी की बहुत ज़्यादा मांग थी उस समय, लोग ज़्यादा मांग करते थे उन चीज़ों की। रेवेन्यू जो था वो भी जो है ना ट्रेड के जरिए आता था, रेवेन्यू भी ट्रेड ट्रेड के जरिए आता था। और अभी मैं बात करता हूँ, जरा एक मिनट रुक जाइएगा। हम्म, तो जो रेवेन्यू था वो ट्रेड के जरिए आया करता था, और वो रेवेन्यू जो है ना उसके बदले में यहाँ स्टेट के अंदर, विजयनगर एम्पायर के अंदर प्रॉस्पेरिटी थी, पैसा आता था, अच्छा खासा पैसा आता था, क्योंकि यहाँ ट्रेड अच्छा होता था, व्यापार अच्छा होता था। मैंने पहले भी बता दिया, तीन चीज़ों का व्यापार हो जाता करते थे। पहला मसालों का, दूसरा कपड़ा उद्योग का, और तीसरा सोना और चांदी का उद्योग। तो ये एक ऐसा उद्योग था प्रीशियस मेटल्स का, उसमें कुछ भी हो सकता है, हीरे मोती जवाहरात कुछ भी हो सकते हैं, उन चीज़ों को व्यापार करते हैं। सेकंड पॉइंट हम बात करेंगे, 2.2 है हमारा डेक्लाइन ऑफ एम्पायर, यानी ये साम्राज्य है ना, इसका विघटन कैसे हो गया, ये टूट कैसे गया, ये साम्राज्य खत्म कैसे हो गया, अब हम उसके बारे में बात करें। ये जो एम्पायर है अपनी पॉलिटी को लेकर, अपने पावर को लेकर अगर देखा जाए, तो यहाँ पर कई अच्छे लोगों ने इस पर, इस विजयनगर एम्पायर पर अपना आगे दावा जारी रखा। लेकिन सबसे पहली जो डायनेस्टी थी, वो जो थी वो जानी जाती है संगम डायनेस्टी। संगम डायनेस्टी तो ये संगम डायनेस्टी जो थी सबसे पहले थी, इन्होंने कंट्रोल किया था इस पर 1485 1485, ठीक है ना? खुशबू, तो उन्होंने 1485 में इस पर कंट्रोल किया। और साथ ही साथ इसके बाद सालुवास लोग आए, सालुवास, सालुवाज आए। उन्होंने मिलिट्री कमांडर थे, उन्होंने अपनी पावर को 1503 तक रखा। ये डेट थी जिस तक वो उन्होंने यहाँ पर अपना दावा कायम किया। और उसके बाद इनको हटाकर दूसरे लोग आए यहाँ पर, जिनको तुलवास कहा जाता है। एक ही करके संगम को इन्होंने हटा दिया, इनको इन्होंने हटा दिया, तो हराते गए एक दूसरे को, हराते गए, और एक दूसरे को साफ करके खुद ही यहाँ पर साम्राज्य स्थापित किया, और यहाँ के राजा बनते चले गए, और यहाँ रहना शुरू कर दिया उन्होंने। इस तरीके से तुलवास आए, तुलवास ने जो है उस सालुवास को हटाया और खुद यहाँ के राजा बन बैठे, और उन्होंने यहाँ पर अपना काम करना शुरू किया। ठीक है कि नहीं? आया समझ में आप लोगों को इतना? और इसी तुलवा डायनेस्टी के अंदर एक व्यक्ति थे जिनका नाम था, आप लोग खुद पढ़ोगे, चलो बोलो, देख के बता दो क्या दिखाई दे रहा है। गुड, ये व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने
तुलवा डायनेस्टी को काफी ऊंचाइयों तक ले गए। और ये नाम आपने कहीं ना कहीं आपके जीवन में आपने 6, 7, 8 में कहीं ना कहीं इस शब्द को, इस राजा के नाम को कहीं ना कहीं सुना जरूर होगा। राजा कृष्णदेव राय नाम सुना होगा। इन्हीं के शायद साम्राज्य में इनके मंत्री थे जिनका नाम था तेनालीराम, याद है ना? इसकी कहानियां तो सुनी होंगी आप लोगों ने। तो कृष्णदेव राय जो थे, उनका रूल जो था ना, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से विकसित किया। उन्होंने अपने साम्राज्य को दूर दूर तक फैलाया। वैसे तो अगर हम बात करें तो भारत की इस तरीके से, ये भारत का जो हिस्सा है ना, ये है ना, और इस तरीके से वो फैला हुआ था विजयनगर साम्राज्य। पर उन्होंने, उनकी महत्वाकांक्षा थी कि वो और आगे तरीके से बढ़ाए, तो उन्होंने आगे जीत की, इधर इधर जहाँ भी देखा उन्होंने, जहाँ जहाँ तक वो जीत सकते थे अपने साम्राज्य को, उन्होंने उसका एक्सपेंशन किया, उसका कंसोलिडेशन किया। तो ये वो समय था जब तुंगभद्रा नदी, और मैंने बताया था कि दो नदियां थी। नाम बताओ जरा शालिनी, कल मैंने आपको दो नदियों के नेम बताए थे, उन दोनों नदियों के नाम बता दो आज प्लीज जरा। याद है आप? हाँ, तुंगभद्रा और कृष्णा रिवर। तो ये जो जगह है ना, ये रायचूर का दोआब कहलाता है। रायचूर, RAICHUR, हिंदी में ऐसे कहते हैं, रायचूर, है ना? ये कहलाता है दोआब। दोआब मैंने बताया था, दो नदियों के बीच का क्षेत्रफल। तो वो जगह थी ये, और उस पर ये शासन किया करते थे। इन्होंने उस जगह को भी थोड़ा सा आगे तक बढ़ाने की कोशिश की। 1512 तक उन्होंने उसे जीता और आगे बढ़ाया। यहाँ जो उड़ीसा, मैंने बताया था, इसके इस साइड में जाए तो यहाँ पर हमें उड़ीसा मिलता है भारत के। तो उड़ीसा की जो जगह थी, उन जगहों को भी उन्होंने धीरे धीरे जो है ना अपने में मिला दिया। और उड़ीसा को उन्होंने 1514 में मिला दिया, 1514 के अंदर। इसके बाद उन्होंने और क्या किया, उन्होंने बहुत सारे और भी जगहों को हराया। उन्होंने बीजापुर के राजा थे, सुल्तान थे बीजापुर के, उनको भी हराया, और उनको हराकर उन्होंने 1520 में बीजापुर को जीत लिया। ठीक है, 1514 में मैंने आपको बताया किसको जीता, उड़ीसा को जीता उन्होंने। तो इस तरीके से ये चीजें, ये जगह भी उन्होंने ना अपने साम्राज्य के अंतर्गत मिला ली थी। जितने भी किंगडम है वो थोड़ा वैसे ही बने रहे, लेकिन मिलिट्री की जो प्रिपेयर्डनेस होती है ना, वो उन्होंने बहुत अच्छी बनाई। और लगातार कोशिश करते रहे कि सेना को ज्यादा से ज्यादा ताकतवर किया जाए, उसे ज्यादा से ज्यादा ताकत प्रदान की जाए। और ये जो प्रॉस्पेरिटी थी, यहाँ का जो पीस था, वो तो वैसे ही विश्व प्रसिद्ध था, बढ़िया तरीके से यहाँ पर चल रहा था। कृष्णदेव राय जो थे, उन्होंने भारत के अंदर साउथ में ही बहुत अच्छे अच्छे टेम्पल्स का निर्माण करवाना शुरू किया अपने समय में। उन्होंने गोपुरम बनवाने शुरू किए। गोपुरम आपको मालूम ही होगा, बड़े बड़े मंदिर हुआ करते थे। साउथ इंडियन जो टेम्पल्स होते हैं, जब उनमें प्रवेश करते हैं तो टेम्पल्स तो बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं, टेम्पल्स ऊंचे होते हैं, लेकिन जो गोपुरम का जो दरवाजा होता है ना, वो थोड़ा छोटा होता है। यहाँ से लोग प्रवेश करते हैं, ऊंचाई उनकी बहुत होती है। मंदिरों की आपने देखा होगा, इस तरीके के ज्यादा मंदिर होते हैं, इस टाइप के ऊंचे ऊंचे मंदिर होते हैं, और कोने ज्यादा निकले होते हैं उनमें। तो इस टाइप के मंदिर उन्होंने निर्माण कराना शुरू किया। ऐसे मंदिर उन्होंने धीरे धीरे बनाने शुरू किए, जिनमें गोपुरम का निर्माण प्रमुख था। साथ ही साथ उन्होंने एक विजयनगर जो एम्पायर था उसके आसपास उन्होंने टाउनशिप का निर्माण करवाना शुरू किया, और लोगों ने वहां पर रहना शुरू किया। जब वहां उन्होंने रहना शुरू किया, तो उस जगह को उन्होंने नाम दिया नगलापुरम। नगलापुरम जो था वो कृष्णदेव राय थे, उन्होंने अपनी माँ के नाम से उसका नाम रखा था। उनकी माता का नाम ही यही था, तो इसलिए उन्होंने उस जगह का नाम रख दिया नगलापुरम। क्या रखा? ठीक है ना? ये किसने रखा था? कृष्णदेव राय ने अपनी माँ के नाम पर। जो विजयनगरा साम्राज्य के आसपास जो शहर उन्होंने बसाया, उसका नाम उन्होंने ये रखा, और इस तरीके से उन्होंने इसकी स्थापना की। बहुत सारी ऐसी डिटेल है, जो डिटेल्स हैं जो हमें विजयनगर के बारे में मिलती हैं, और उस समय की डिटेल भी है हमारे पास, कुछ कुछ उसके बाद भी लिखी गई। अब जरूरी नहीं है अभी मैं जो काम कर रहा हूँ, हो सकता है मेरे बच्चे उस काम को आगे जाके दूसरों को बताएं कि हमारे फादर ने ये किया था, या ऐसा किया था, या वैसा किया था। बिल्कुल इसी तरीके से राजा कृष्णदेव राय थे, उनके समय में भी बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस लिखे गए, लेकिन वो जब चले गए या वो खत्म हो गए, तो उनके बाद उनकी जो आगे की जनरेशन थी, उन्होंने भी कुछ इंस्क्रिप्शन लिखवाए, पर वो इंस्क्रिप्शन
क्वेश्चन से हमें उनके बारे में जानकारियाँ मिलती हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं इंपीरियल स्ट्रक्चर्स की। जो कृष्णदेव राय थे उनकी जो उन्होंने बहुत अच्छे मंदिरों के साथ साथ उन्होंने अपने मंदिर तो बनवाए उन्होंने उन्होंने अपना महल भी बहुत अच्छा बनवाया हुआ था। उनकी जो मृत्यु थी कृष्णदेव राय की, वो लगभग 1529 में हुई थी। उनकी डेथ 1529 में हुई, 1529 में उनकी डेथ हो चुकी थी। ठीक है ना? तो इतना समझ में आया ना आप लोगों को? आगे बात, हाँ बोले 1529, 29, 1529। और इसके आगे की बात करते हैं हम लोग। अब 1529 में जब राजा कृष्णदेव राय की मृत्यु हो गई, उसके बाद उनके जितने भी सक्सेसर थे वो सब बहुत संकट में फंस गए। क्यों? क्योंकि आसपास के जितने भी नायक थे या जो मिलिट्री चीफ्स थे, वो विजयनगर पर अधिकार करना चाहते थे, उसके आसपास के क्षेत्रों पर अधिकार करना चाहते थे। इसीलिए उसके बाद के जो लोग थे वो अपने आप को ज्यादा अच्छी तरीके से एस्टेब्लिश नहीं कर पाए। 1542 में जो क्षेत्र है वो सेंटर जो था वो धीरे धीरे उस सेंटर पर, उस विजयनगर एम्पायर के सेंटर पर या उसके आसपास के क्षेत्रों पर धीरे धीरे दूसरे लोगों ने शासन करना शुरू किया। और वहां पर जो बाद में जो लोग आए उनमें से अराबिदु नाम के लोग थे। अराबिदु, इन्होंने धीरे धीरे यहाँ पर शासन करना शुरू किया। और अ, ये पावर 17वीं सेंचुरी तक इन्होंने बराबर रखी। 17वीं शताब्दी तक इन्होंने ये रखी। 17वीं सेंचुरी लगातार ये यहाँ पर शासन करते रहे अराबिदु लोग। इसके बाद की अगर बात करें तो इसी पीरियड में बहुत सारी मिलिट्री एम्बिशंस जो विजयनगर रूलर्स थे वो अपनी पूरी करना चाहते थे। उन्हें उन्होंने दक्कन के जो सुल्तान थे उनके साथ भी उनके काफ़ी सारे झगड़े हुए। साथ ही साथ विजयनगर जो एम्पायर था उसमें 1565 में 1565 में एक और व्यक्ति थे, उन्होंने शासन करना शुरू किया जिनका नाम था राम राय। नाम ध्यान से कर लीजिएगा। 1565 में राम राय नाम के व्यक्ति आए और उन्होंने जो है यहाँ पर शासन करना शुरू किया। ये विजयनगर एम्पायर के चीफ मिनिस्टर थे पहले। चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर समझते हैं आप? मुख्यमंत्री, है ना? वो ये राम राय, इन्होंने 1565 में इस पर अपना अधिकार कर लिया और यहाँ पे शासन करना शुरू कर दिया। साथ ही साथ इन्होंने जो है ना अपनी आर्मी बनानी शुरू की। इन्होंने बैटल की थी अ, रक्षसासी तांगड़ी बोलते हैं, राक्षसी, राक्षसी, राक्षसी तांगड़ी, तांगड़ी हिंदी में लिख देता हूँ मैं तो जरा आसानी से पढ़ पाओगे। राक्षसी तांगड़ी, तांगड़ी, ये है वर्ड। और ये बैटल कही जाती है, राक्षसी तांगड़ी। ये बैटल उन्होंने शुरू की और इस बैटल को हम तालीकोटा का युद्ध भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? तालीकोटा का युद्ध ये कहा जाता है। इन्होंने अपनी जितनी भी फोर्सेस थी, कंबाइंड फोर्सेस, उनके साथ युद्ध किया। बीजापुर की कंबाइंड फोर्सेस थी, तो उन्होंने उसके साथ धीरे धीरे युद्ध करना शुरू किया। और तीन सेना थी। पहला बीजापुर, दूसरा गोलकुंडा, तो ये हो गई। और तीसरी सेना का नाम था अहमदनगर। अहमदनगर, इन तीन सेनाओं के साथ उनका युद्ध हुआ था। बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर, तीन सेनाओं के साथ उनका लगातार युद्ध हुआ। विजयनगर जो एम्पायर था वो
धीरे धीरे इस तरीके से ये सिटी जो है अबंडेंट होता चला गया, आने वाले से सालों में धीरे धीरे ये बर्बाद होता चला गया, बिल्कुल खराब हो गया। ये जो एम्पायर था बाद में ये शिफ्ट कर दिया गया। अराबिडू लोग, मैंने जैसे बताया कि उन्होंने ये जगह जीत रखी थी और उन्होंने ये अपनी जो जगह थी ये शिफ्ट कर दी फिर, और इस जगह को वो फिर जो है ना बाद में जो पेरू कोंडा नामक जगह पर ले गए। पेरू कोंडा नामक जगह थी, इस जगह पर उन्होंने इसे शिफ्ट कर दिया। बाद में यही जगह जो है ना चंद्रगिरी, चंद्रगिरी के नाम से फेमस हुई। और इस चंद्रगिरी को आज हम जो है ना वो तिरुपति के नाम से जानते हैं। तिरुपति, ठीक है कि नहीं? इतना समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? तीन तीन जगहों, तीन लोगों के बीच मिलकर ये युद्ध हुआ था, बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर। तीनों ने मिलकर आक्रमण किया, हार हुई, विजयनगर साम्राज्य धीरे धीरे ब्रिटेन होता चला गया, टूटता चला गया। विजयनगर साम्राज्य जैसे जैसे टूटा तो अराबिडू लोगों ने इस स्थान को एरोकोंडा में शिफ्ट कर दिया। शिफ्ट करने के बाद यही जगह बाद में चंद्रगिरी और अब जो है वो तिरुपति के नाम से जानी जाती है। तो आर्मी, सुल्तान की जो आर्मीज थी वो रेस्पॉन्सिबल थी विजयनगर की डिस्ट्रिक्शन के लिए, क्योंकि बर्बादी ऐसा होता जा रहा था। जो रिलेशंस थे उनके आसपास के राजाओं के साथ, आसपास के सुल्तान लोगों के साथ, वो हमेशा उतने अच्छे नहीं रहे। इसी वजह से, क्योंकि मैंने जैसा बताया कि हमारा भारत का जो हिस्सा था विजयनगर का, तो विजयनगर एम्पायर दूर के क्षेत्रों में कहीं ना कहीं अपनी लालसा आगे बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं आक्रमण किया उन्होंने, और उस वजह से वो हमेशा दूसरों के साथ कभी भी अपना अच्छा व्यवहार नहीं रख पाए। और इसी वजह से कुछ रिलीजियस डिफरेंसेस भी थे कृष्णदेव राय के समय में। जैसे एक एग्जांपल है कि उस समय बहुत सारे सल्तनत में जो लोग थे उनको संरक्षण दिया जाता था, लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें थी जो कि लोगों को नहीं अच्छी लगती थी। बीजापुर के जो सुल्तान थे उन्होंने भी कई बार डिस्प्यूट हुआ था उनका विजयनगर एम्पायर के साथ में। जब कृष्णदेव राय की मृत्यु हो गई थी तो उसके बाद उन्होंने वहाँ पर भी आक्रमण करने की कोशिश की। इस तरीके से कहीं ना कहीं छोटी छोटी ऐसी चीज़ें थी जिससे कि विजयनगर के साथ इन क्षेत्रों की कभी भी सही तरीके से बात नहीं हो पाई, सही तरीके से ये अपनी बात रख नहीं पाए, और इसी वजह से इस क्षेत्र का अंत होता चला गया। हाँ, राजा राम जो राम राय मैंने आपको बताए हैं, उनके समय में थोड़ा बहुत जरूर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चेंजेस आए, और उन्होंने कोशिश की कि किसी तरीके से इस स्थान को भी आगे कोशिश की जाए, अच्छा करने की कोशिश की जाए, और उसे उन्होंने बहुत बढ़िया करने की कोशिश की, लेकिन ज़्यादा अच्छे तरीके से उसे वो नहीं कर पाए। तो ये आज का पॉइंट जो था वो 2.1 और 2.2 जो मैंने आपको बताए थे, वो दोनों पॉइंट यही थे। और कल हम लोग दोबारा से 2.3 अपना पॉइंट कवर करेंगे, और वो नायकास के ऊपर है, नायक के ऊपर, राय लोगों के ऊपर। जो 2 पॉइंट हैं, इस 2 पॉइंट को हम कल कवर फिर करेंगे, और फिर नेक्स्ट पॉइंट भी हम लोग देखेंगे। बस ठीक है, ओके। चलो आज हम लोग इतना ही करते हैं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू।